हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेदिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूएन चार्टर अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसको देखेंगे, उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे, क्योंकि पीसीएसजे की परीक्षा में इससे लगभग 15 प्रश्न आते हैं और इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी आसान भी होते हैं, क्योंकि छोटा सा एक्ट है तो इसमें पढ़ने में भी आसानी रहती है। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को। दोस्तों, इसके अलावा हम बता दें आपको कि हमारे चैनल वेदिकारी पर पीसीएसजे के सिलेबस से संबंधित लगभग सभी विषयों के एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न उत्तर उपलब्ध हैं। आप उनको वहां से हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने से आपको अधिक से अधिक जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी आएगी, और एक्यूरेसी जो है प्री परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिक से अधिक बार अगर आप एमसीक्यू सॉल्व किए रहेंगे तो वहाँ पे किसी प्रश्न को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप उस सभी प्रश्नों का जो है उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन बुलाया गया था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह सम्मेलन जो है लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में हुआ था, और यह सम्मेलन जब हो गया तो फाइनली 26/6/1945 को इस पर सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह जो सम्मेलन था यह 1945 में आयोजित किया गया था, और इसके लिए 25/4/1945 को जो है यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है यह लागू हुआ है 1945 में, और इसे जो है 24 अक्टूबर सन 1945 से लागू किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वही प्रश्न फिर से पूछा गया है, 1945 में हुई है और 24 अक्टूबर सन 1945 को इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसकी सदस्य संख्या 51 थी, लेकिन आज जो है यह सदस्य संख्या बढ़कर 193 हो चुकी है। नेक्स्ट, भारत किस दिन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन भारत इसके 6 दिन बाद अर्थात 30 अक्टूबर 1945 को इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या आधार है, अर्थात किन आधारों पर, किन सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है? तो जब यूएन चार्टर को देखेंगे उसके अनुच्छेद 2 के उपखंड 1 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह संगठन अपने सभी सदस्यों की प्रभु समता पर आधारित है, अर्थात जो सभी की जो संप्रभुता है उसकी समानता के सिद्धांतों पर यह आधारित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोजन दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रयोजन है यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है, और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस जो संघ है इसका प्रयोजन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सभी राष्ट्रों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के जो सिद्धांत हैं उनका सम्मान करना, मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, विश्व शांति की स्थापना करना और राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है यह है शांति तथा सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना और सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र के रूप में विकसित करना। तो इस प्रकार से ये जो सभी दिए गए हैं तीनों, यह जो है यूएन के स्थापना के इसके उद्देश्य हैं, और ये उद्देश्य या प्रयोजन इसे ही धारा इन उद्देश्यों को ही यूएन चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट, चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों में से एक है, तो इसमें से एक कौन सा है? तो इसमें विश्व सरकार की स्थापना करना, तो यह इसका उद्देश्य नहीं है।
व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि करना, तो इसके बारे में भी अनुच्छेद 1 में कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, तो ये जो है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दिया गया है और यही सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णयन का सिद्धांत दिया गया है? तो आत्मनिर्णयन का सिद्धांत ये भी अनुच्छेद 1 के ही अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद 1 का जो दूसरा खंड है इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान किया जाएगा सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है और यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह केल्सन का है। केल्सन ने यह कहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही है यह विश्व शांति के उद्देश्य से की जा रही है, क्योंकि उससे पहले वही विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो उसके बाद ही इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, आत्मनिर्णय का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आत्मनिर्णय का जो अधिकार है यह एक सामूहिक अधिकार है और व्यक्तिगत अधिकार है, अर्थात सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का यह अधिकार है। और इसका जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 1 उपखंड 2 के अंतर्गत दिया गया है तथा अनुच्छेद 55 में और अनुच्छेद 56 के अंतर्गत भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो इन 7 सिद्धांतों में से कितने सिद्धांत ऐसे हैं जो संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित हैं? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो 7 सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उसमें से 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो कि सभी सदस्यों को निर्देशित हैं, अर्थात सभी सदस्यों को उसको मानना होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है? तो यूएन का जो उद्देश्य है या उसके कौन से सिद्धांत हैं इनका जो वर्णन है यह अनुच्छेद 1 और 2 के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक सिद्धांत नहीं है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लोगों का आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह कोई सिद्धांत नहीं है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, जबकि संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संप्रभुता, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा और आवश्यक रूप से किसी राज्य की आंतरिक अधिकारिता में हस्तक्षेप न करना, तो ये जो 3 सिद्धांत दिए गए हैं वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो जो पहला है लोगों का आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी रीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रभावित न हो या संकटापन्न न हो। तो यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो सिद्धांत है अनुच्छेद 2 के उपखंड 3 के अंतर्गत वर्णित है और इसमें यह बताया गया है कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा तथा ऐसी रीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा न्याय जो है वह संकटापन्न न हो, अर्थात इसको कोई संकट न पैदा हो। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में नहीं है? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, तो ये अनुच्छेद 2 का एक सिद्धांत है, सही है। दूसरा है राज्यों को आवश्यक रूप से आंतरिक अधिकारिता के मामले में हस्तक्षेप न करना, तो ये भी सही है और इसके बारे में भी प्रावधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही दिया गया है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता, तो ये भी सही है और इसका भी प्रावधान अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही किया गया है। और तीसरा है सभी के लिए मानव अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान, तो ऐसा कोई प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नहीं किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस पैरा में या किस अनुच्छेद के पैरा में यह प्रावधान है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वह जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे। तो ऐसा यह सिद्धांत अनुच्छेद 2 पैरा 6 के अंतर्गत दिया गया है, चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि पहला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत कार्यवाही करने में सहायता करें, तो ये प्रत्येक जो है सदस्य का कर्तव्य है, इसलिए यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है।
दूसरा है ऐसे राज्य को सहायता नहीं करेंगे कोई सदस्य जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही कर रहा है। तो ये कथन भी सही है। इसके बारे में भी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 2 के खंड 5 के अंतर्गत ही दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे राज्य को सहायता जो है सदस्य नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र निवारक या प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। और तीसरा है महाशक्तियों द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध की गई कार्यवाही में सहायता करें। तो ऐसा कोई जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 2 में के खंड 5 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से यह तीसरा विकल्प ही सही नहीं है। और चौथा है चार्टर के अनुसार ग्रहण की गई बाध्यताओं का सम्मानपूर्वक पालन करें। तो यह भी प्रत्येक जो सदस्य हैं उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से केवल तीसरा कथन ही सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो है 1, 2 और 4 ये प्रत्येक राष्ट्र के जो है सदस्य राष्ट्र के कर्तव्य में आते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सिद्धांत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का जो सिद्धांत है यह है प्रभुत्व संपन्न समानता। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो सिद्धांत बताए गए हैं उसी में से यह एक सिद्धांत है कि प्रभुत्व संपन्न समानता की बात की गई है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सिद्धांत है। तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के बारे में जो प्रावधान है वह जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत दिया गया है यूएन चार्टर में। और इसके अनुसार यह प्रभुत्व संपन्न समानता का जो सिद्धांत है यह अनुच्छेद 2 में निहित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित जो प्रावधान है यह यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 खंड 7 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से संबंधित प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के बारे में प्रावधान किया गया है? तो सदस्यता के बारे में जो प्रावधान है वह अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 4 जो है यह सदस्यता की बात करता है। और अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि ऐसे सभी अन्य शांति प्रिय राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो सकेंगे जो इस चार्टर में वर्णित बाध्यताओं को स्वीकार करते हैं। अर्थात जो यूएन चार्टर है इसकी जो शर्तें हैं अगर कोई शांति प्रिय राज्य उसको स्वीकार करता है और संगठन के मतानुसार इन बाध्यताओं को पालन करने में सक्षम है और इच्छुक है तो ऐसे राज्य को इस यूएन चार्टर का जो है सदस्य बनाया जा सकता है। और इसके बारे में जो स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है और अध्याय 2 में। नेक्स्ट, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता किसी राज्य को कैसे दी जाएगी इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 4 के उपखंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 4 के उपखंड 2 में यह बताया गया है कि ऐसे राज्य को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अर्थात सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से महासभा के द्वारा किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को सदस्यता के अधिकारों से निलंबित किया जा सकता है। तो सदस्यता के अधिकारों से निलंबित करने के बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 के उपखंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया था कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा जो है किसी राज्य को यूएन का सदस्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो सदस्यता दिया जाना या उसका निलंबित किया जाना ये दोनों कार्य ही और उसका निष्कासन किया जाना ये 3 कार्य जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कौन कर सकता है? तो अभी हमने बताया कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी सिफारिश पर महासभा के द्वारा किसी सदस्य राष्ट्र को उसकी सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी नई राजनीतिक इकाई के प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो जब किसी नए राज्य को मान्यता दी जाती है या यूएन में प्रवेश दिलाया जाता है उसका सदस्य बनाया जाता है तो इसे जो है सामूहिक मान्यता कहा जाता है।
नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की संख्या जो है यह 6 है और इसके बारे में जो प्रावधान है वह आर्टिकल 7 के अंतर्गत दिया गया है। और आर्टिकल 7 में यह बताया गया है कि ये 6 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें है महासभा, पहला हो गई महासभा जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। और चौथा है न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद के बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इस प्रकार से यह 6 सदस्य हैं और जिनके बारे में जो बताया गया है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो जैसा अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 7 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी उसका प्रमुख अंग है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसके बारे में जो जिक्र है यह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नहीं किया गया है। न्यासिता परिषद के बारे में भी बताया गया है कि न्यासिता परिषद भी उसका एक सदस्य है। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो इसमें से, इस दिए गए विकल्प में से जो संयुक्त राष्ट्र बाल निधि है यह जो है यूएन की विशिष्ट अभिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो यह एक कैसा परिषद है या कैसा निकाय है? तो इसके बारे में प्रावधान कहीं यूएन में चार्टर के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो यह जो है यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। तो इस प्रकार से यह जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक अंग है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस नगर में स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल या मानवाधिकार परिषद जो है यह जेनेवा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल अर्थात इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना किसने की है? इसकी जो स्थापना है आईपीसीसी की, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMA के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र 10 जनवरी 1946 को आयोजित किया गया था। 10 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा का कार्य चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो महासभा के बारे में जो प्रावधान है यह अध्याय 4 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो है अनुच्छेद 10 से लेके 17 के अंतर्गत इसके कार्यों को बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह बताया गया है कि महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे, अर्थात जितने सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वे सारे जो देश हैं वह महासभा के भी सदस्य होंगे। और इसमें अनुच्छेद 9 के खंड 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि महासभा में प्रत्येक सदस्य देश के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि होंगे। और अनुच्छेद 10 से लेकर 17 तक में इसके कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विधायी कार्य करता है? तो जो महासभा है इसका जो है कार्य, मुख्य कार्य विधायी कार्य को करना है। तो इस प्रकार से जो विधायी कार्य करने वाला अंग है वह महासभा है। नेक्स्ट, महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य देश के अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि होंगे? तो जैसा हमने बताया कि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक सदस्य देश होंगे उनके अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे महासभा में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसके पर्यवेक्षण के अधीन संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण जो है अपने कृत्यों का पालन करते हैं? तो अपने कृत्यों का पालन जो है जितने भी संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण हैं वह महासभा के निर्देशन के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं।
नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की 6वीं समिति का क्या नाम है? तो महासभा की 6वीं समिति को विधिक समिति नाम दिया गया है और यह जो है महासभा के 69वें सत्र के दौरान 69th जो सेशन है इसके दौरान यह अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील जो विकास करना यह महासभा का कार्य है, अर्थात जनरल असेंबली का कार्य है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण मामलों में महासभा किस प्रकार से निर्णय लेती है? तो महत्वपूर्ण कार्य अर्थात आवश्यक जो मामले हैं इसमें जो महासभा है यह उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय लेती है और इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 18 खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा का जो विनिश्चय है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, लिटिल असेंबली किसके द्वारा सृजित की गई है? तो लिटिल असेंबली का जो बारे में जो प्रावधान है यूएन चार्टर के अंतर्गत कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन इसका सृजन जो है महासभा के द्वारा अनुच्छेद 22 के तहत किया जाता है और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह बताया गया है कि महासभा ऐसे समनुषंगी अंगों की स्थापना कर सकेगी जिन्हें वह अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे। तो अपने कार्यों में सहायता के लिए ही लिटिल असेंबली का जो गठन है यह महासभा के द्वारा अनुच्छेद 22 के तहत किया गया है। नेक्स्ट, महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में यह तीसरा कथन सही है कि यह बाध्यकारी होता है और नहीं भी होता है। तो अर्थात ऐसा क्यों है कि यह कब बाध्यकारी होगा और कब बाध्यकारी नहीं होगा? तो इसका जो प्रस्ताव है महासभा का जो आंतरिक कार्य है तो आंतरिक कार्यों के मामले में यह बाध्यकारी होता है, लेकिन जो बाह्य कार्य हैं, बाहरी जो कार्य हैं उस पर जो है सदस्य उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित किया गया था? तो शांति के लिए एकता का जो प्रस्ताव है यह महासभा के द्वारा पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के द्वारा महासभा को अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी और इस प्रस्ताव के तहत यह उसको शक्ति प्रदान की गई थी कि वह ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही कर सकता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो या महासभा का शांति के लिए एकता का प्रस्ताव की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस मामले में वैध बताया था? तो यह जो शांति के लिए एकता का प्रस्ताव पारित किया गया था 3 नवंबर 1950 को, तो इसकी जो संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई थी और इसकी वैधानिकता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र के कतिपय खर्चों के मामले में इसे वैध बताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें यह उल्लेख है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है, अर्थात कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीयता के विहीन नहीं हो सकता है? तो यह जो प्रावधान है यह उल्लेख जो है यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसके अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है और कोई व्यक्ति जो है बिना राष्ट्रीयता के नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से राष्ट्रीयता से बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स में यह उल्लेख किया गया है। सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को महासभा ने कब अंगीकृत किया था? तो इस प्रसंविदा को महासभा के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के संगठन या गठन संबंधी उपपंथ यूएन चार्टर के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सुरक्षा परिषद के बारे में जो प्रावधान है यह अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है और इसके जो गठन के बारे में प्रावधान है यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है
अनुच्छेद 23 में जो है यह सुरक्षा परिषद का जो गठन का प्रावधान है, इसमें यह बताया गया है कि सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अर्थात सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है यह अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है, लेकिन इसमें जापान जो है सदस्य नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के कितने प्रतिनिधि होंगे? तो इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 23 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है, और अनुच्छेद 23 के खंड 3 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होगा। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होंगे, और 15 में से 5 सदस्य अस्थायी होंगे और 10 सदस्य अस्थायी होंगे, अर्थात तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है यह महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णय से बाध्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वह सुरक्षा परिषद के निर्णय से बाध्य होते हैं। इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, इसको बढ़ाए जाने के लिए सुरक्षा परिषद के विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है। तो विशेष संकल्प में जो 5 उसके अस्थायी सदस्य हैं उन पांचों का एक साथ सकारात्मक मत होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी एक सदस्य इनकार करता है या अपनी बात से मुकरता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद की विशेष संकल्प जिसमें 5 सदस्यों के सकारात्मक मत शामिल हों उसके द्वारा जो है इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान के समय किसी अस्थायी सदस्य का सुरक्षा परिषद से अनुपस्थित होना यह किस प्रकार की अनियमितता है? तो यह जो है कोई अनियमितता नहीं है, बल्कि यह केवल उसकी अनुपस्थिति मात्र ही समझी जाएगी और इससे जो कार्यवाही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णय को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्यवाही निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो ऐसी जो कार्यवाही है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसा कि सुरक्षा परिषद जो है निर्धारित करे, तो इनके द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। तो यह पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में निषेधाधिकार या वीटो पावर के बारे में प्रावधान किया गया है? तो निषेधाधिकार के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, किन देशों को वीटो पावर दी गई है? अर्थात का जो शक्ति है वह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं उन 5 अस्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर दिया गया है। तो इनमें से शामिल हैं चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इन्हीं को ही वीटो पावर दिया गया है। नेक्स्ट, इस तथ्य के होते हुए भी कि वीटो पावर जो है यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत से असंगत है, फिर भी वीटो पावर दिया गया है, तो यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में निहित किया गया है। यह किस उद्देश्य से निहित किया गया है? तो यह इस उद्देश्य से निहित किया गया है ताकि शक्तियों में संतुलन बना रहे। जो महाशक्तियां हैं और ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये 5 अस्थायी सदस्य विश्व की महाशक्तियां हैं, ताकि इनमें जो संतुलन बना रहे इसीलिए इनको वीटो पावर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियां सिद्धांततः कैसी हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियां हैं वह सुरक्षा परिषद की शक्तियों से गौण हैं। तो अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, यदि एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करता है तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी?
जब एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वह सुरक्षा परिषद की होती है, क्योंकि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जो मुख्य उत्तरदायित्व है वह सुरक्षा परिषद का है। तो इसीलिए जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो वहाँ पे मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की ही होती है। नेक्स्ट, प्रक्रिया संबंधी मामलों में सुरक्षा परिषद जो है किस प्रकार से निर्णय करती है। तो अनुच्छेद 27 के खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रक्रिया संबंधी विषयों पर सुरक्षा परिषद जो है 9 सदस्यों के सकारात्मक जो मत हैं उससे निर्णय करती है। नेक्स्ट, किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में आने वाले सारभूत मामले में संयुक्त राष्ट्र जो है यह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन इसका जो अपवाद है यह है कि सुरक्षा परिषद जो है यह हस्तक्षेप कर सकती है घरेलू मामले में भी, जबकि वह राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की कार्यवाही का निर्णय करती है। तो अर्थात जब सुरक्षा परिषद जो है किसी राज्य पर बल प्रयोग की निर्णय की लेता है तो ऐसी स्थिति में वह किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में भी वह हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है। तो संयुक्त राष्ट्र में जब सुरक्षा परिषद का किसी व्यक्ति को अस्थायी सदस्य बनाया जाना हो तो ऐसी स्थिति में जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसमें अस्थायी सदस्यों की सहमति को शामिल करते हुए 9 सदस्यों का सकारात्मक मत होना चाहिए। अर्थात जितने 5 अस्थायी सदस्य हैं तो 5 अस्थायी सदस्यों का उसमें सकारात्मक मत होना चाहिए। एक भी सदस्य अगर नकारात्मक मत दिया अर्थात अपने वीटो का पावर का प्रयोग करके वो विरोध कर दिया तो किसी देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। तो सशस्त्र बल के प्रयोग के बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत दिया गया है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है वह किसी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय में आर्थिक, वित्तीय तथा सैनिक अनुशस्तियों का प्रावधान है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आर्थिक, वित्तीय और सैन्य अनुशस्तियों अर्थात सैन्य दंड देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों को एकल एवं सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार की मान्यता दी गई है। तो एकल और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार जो है यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, कथन ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का प्रथम कर्तव्य है। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य को आत्मरक्षा का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको आत्मरक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 51 के अंतर्गत दिया जाता है। तो इस प्रकार से कथन सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो ये सही है परंतु आर गलत है, तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो पहला है महासभा। तो महासभा का जो कर्तव्य है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श और संस्तुति का है। तो पहला का एक सही है। दूसरा है ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो रूप है वह त्रिपक्षीय स्वरूप का है। तो बी का दूसरा सही है। और सी जो है सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद का जो कर्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना। और डी है ऐच्छिक खंड के अधीन अनिवार्य अधिकारिता। तो इसका जो प्रावधान है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है। तो इस प्रकार से सभी सुमेलित हैं अर्थात 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, कथन ए, सिद्धांततः संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं वह तटस्थ नहीं रह सकते हैं। तो यह कथन सही है। कारण सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता है वह तटस्थ रह सकता है।
तो कारण जो आर है यह सही नहीं है, क्योंकि जो उसका सदस्य है वह तटस्थ नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है यह महासभा के द्वारा की जाती है, और इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 61 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है चुने जाएंगे, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 61 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष जो है 18 सदस्य चुने जाते हैं। और जब ये 18 सदस्य चुने जाते हैं तो इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य जो है 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो कितने सदस्य जो है यह प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाएंगे? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 61 के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के 18 सदस्य प्रति वर्ष 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। तो चूंकि इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं, इसलिए ये इसका जो 54 का 1/3 है तो 18 होता है, तो अर्थात 1/3 जो सदस्य हैं यह प्रत्येक वर्ष निर्वाचित किए जाएंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसकी सदस्य संख्या 2 बार बढ़ाई गई है, क्योंकि स्थापना के समय इसकी संख्या 18 थी और 1965 में इसको बढ़ाकर 27 किया गया था। फिर 1973 में इसको 54 कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसकी सदस्य संख्या 54 है, जिसमें से 18 सदस्य हर साल रिटायर होते रहते हैं और 18 सदस्य जो है 3 साल के लिए हर साल उसमें निर्वाचित होते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभ में आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जैसा कि बताया कि इसकी जो सदस्य संख्या 18 थी, बाद में इसको 27 किया गया और वर्तमान में 54 है। तो यह प्रारंभ में कितनी थी? 18 थी। नेक्स्ट, वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कुल 54 सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में क्या कथन सही है? तो पहला है अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए प्रारूप कन्वेंशन तैयार करेगी जो महासभा को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो यह कथन सही है। दूसरा है परिषद अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा है मानवाधिकार समिति के सदस्यों को नियुक्त कर सकती है, तो मानवाधिकार समिति के सदस्यों को यह नियुक्त नहीं करती है, तो यह कथन सही नहीं है तीसरा। चौथा है मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढ़ाने के लिए और उनके पालन के लिए सिफारिश कर सकती है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों जो है सही कथन हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस मुख्य अंग को मानव अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं? तो मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं से संबंधित जो कार्य हैं यह आर्थिक और सामाजिक परिषद को सौंपे गए हैं, और अनुच्छेद 62 के खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि परिषद जो है सभी व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढ़ाने के प्रयोजन के लिए और पालन के लिए सिफारिशें कर सकेगी। तो इस प्रकार से यह जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 62 के खंड 2 से संबंधित है यह प्रश्न। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित अंगों में किसको मानवाधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग गठित करने की शक्ति है? तो
तो मानवाधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग गठित करने की जो शक्ति है यह आर्थिक और सामाजिक परिषद को है, और यह अनुच्छेद 62 के खंड 2 के तहत जो है यह शक्ति उसको प्राप्त है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता परिषद के बारे में जो प्रावधान है वह चार्टर के किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो प्रावधान है यह अध्याय 13 के अंतर्गत और अनुच्छेद 86 से लेके 91 के अंतर्गत यह दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसने औपचारिक रूप से अपना संचालन जो है वह निलंबित कर दिया है? तो इस समय जो है न्यासिता परिषद का जो संचालन है यह निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की न्यासधारिता परिषद लीग ऑफ नेशंस मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है। यह निर्णय किस केस में दिया गया था? तो यह निर्णय जो है वह इंटरनेशनल स्टेट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में दिया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संयुक्त राष्ट्र की जो न्यायिकता परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट कमीशन की उत्तराधिकारी है, और न्यास व्यवस्था जो है यह मैंडेट प्रणाली का सुधरा हुआ और विकसित रूप है। तो यही जो निर्णय है इस केस में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला है महासभा की संरचना। तो महासभा की संरचना के बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 9 के अंतर्गत दिया गया है। सुरक्षा परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान यह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है, और न्यासिता परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 86 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से 3, 2, 1, 4 तीसरा विकल्प जो है यह सही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आविर्भाव कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह 18 अप्रैल 1946 को अस्तित्व में आया है। 1946 में 18 अप्रैल को यह अस्तित्व में आया है, और इसका जो मुख्यालय है यह द हेग में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अंग है। तो यह विशिष्ट अंग नहीं है बल्कि यह प्रमुख अंग है, और यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक अंग है। तो इस प्रकार से यह एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषाएं जो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है, अर्थात ए और ई और एफ, इंग्लिश और फ्रांसीसी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन कौन करता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि जो अस्थायी अनुसार न्यायालय के सदस्यों का जो निर्वाचन है वह महासभा के द्वारा और सुरक्षा परिषद के द्वारा अस्थायी मध्यस्थम न्यायालय में अस्थायी समूहों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की सूची में से किया जाएगा। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है कि अस्थायी मध्यस्थम न्यायालय के राष्ट्रों के समूह के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, उनमें से कितने एक ही राष्ट्र से नहीं हो सकते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें एक राष्ट्र से केवल एक ही सदस्य हो सकता है, और इनमें जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है यह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 9 सदस्य होते हैं, और इसमें से जो 1/3 सदस्य होते हैं अर्थात जो 3 सदस्य होते हैं वह 3-3 साल पर रिटायर होते हैं, अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है इसमें 3 जो जज हैं वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश को निम्नलिखित रीतियों में से एक द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में ही दिया गया है, और इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शेष न्यायाधीशों की जब सर्वसम्मति राय से उसको जो है
पद से हटाया जा सकता है। और जो सदस्य हैं और जो जज हैं उनकी राय में वह जो जज है वह सदस्य है वह अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होंगे, परंतु उनमें से कोई भी 2 सदस्य एक ही राष्ट्र से नहीं होंगे। यह उपबंध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि यह जो न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह 15 सदस्यों से मिलकर बनेगा और उनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राज्य के या एक ही राष्ट्र के नहीं होंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यह हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से किसका स्थान हेग में नहीं है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का स्थान हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में ही स्थित है, पंचाट का स्थायी न्यायालय भी हेग में ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अधिकरण जो है यह हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है, न कि हेग में। तो इस प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अधिकरण हेग में नहीं स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि राज्यों को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देती है जो न्यायालय के समक्ष वाद में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो यह किन मामलों में लागू होता है? तो यह जो प्रावधान है वह विवादास्पद और सलाहकारी दोनों प्रकार की कार्रवाइयों में लागू होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों को उन शर्तों का पालन करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में निम्नलिखित अनुच्छेदों के द्वारा अपेक्षित हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि जबकि एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की जाती है तो उस न्यायाधीश को किन शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। तो ये जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 31 के खंड 6 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। और जब ये नियुक्त किए जाते हैं तो इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 17(2) और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 24 में जो शर्तें बताई गई हैं उनका पालन करना होगा। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह शर्त बताई गई है कि एक जो न्यायाधीश होगा वह उच्च नैतिक चरित्र वाला होगा और अपने देश में उच्चतम न्यायिक पद पर नियुक्त के लिए जो योग्यताएं हैं वह योग्यता रखता होगा। तो यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 में बताया गया है और अनुच्छेद 17 के खंड 2 में बताया गया है कि कोई भी जो सदस्य है ऐसे मामलों के विनिश्चय में भाग नहीं लेगा, ऐसे मामले के विचारण में भाग नहीं लेगा जिसमें उसने एक पक्षकार की ओर से अभिकर्ता के रूप में या अधिवक्ता के रूप में या अन्य रूप में जो है किसी दूसरे मामले में उपस्थित हो चुका है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय का प्रत्येक सदस्य जो है अर्थात प्रत्येक जो जज है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले वह खुले न्यायालय में सत्यनिष्ठा से घोषणा करेगा कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्षता के रूप में और शुद्ध अंतःकरण से करेगा। तो और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी विशेष कारण से न्यायालय के किसी विशेष जो सदस्य का यह विचार है कि उसे किसी मामले में भाग नहीं लेना चाहिए तो वह इसकी सूचना अध्यक्ष को देगा। तो इसी प्रकार से ये जो 4 धाराएं हैं इन 4 धाराओं में जो दी गई शर्तें हैं तो प्रत्येक जो एडहॉक पे जज नियुक्त होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनको इनकी शर्तों का पालन करना होगा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र द्वारा अपने विरुद्ध अविधिक कार्य से पीड़ित होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सहायता किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 34 में यह बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष मामलों में केवल राज्य ही हकदार होंगे, तो इसलिए वह सीधे इसमें जो है सहायता नहीं प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह अपने राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सहायता प्राप्त कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किन विवादों का निपटारा कर सकता है? तो इसमें केवल राज्यों के बीच के विवादों को सॉल्व किया जाता है, अर्थात 2 राज्यों के बीच के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष एक मामले में निम्नलिखित में से कौन पक्षकार हो सकते हैं? तो वही प्रश्न फिर से है। तो न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें केवल राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं।
न तो संगठन हो सकता है न व्यक्ति हो सकता है, इसमें केवल राज्य के नाम से वाद दायर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता कौन से मामलों में होगी, इसके बारे में जो प्रावधान है यह आर्टिकल 36 में अर्थात 36 में दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि न्यायालय की अधिकारिता ऐसे सभी मामलों पर होगी जो कि पक्षकारों द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है, और ऐसे सभी विषयों पर होगी जो प्रवृत्त संधियों या कन्वेंशनों में विशेष रूप से उपबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा कि सभी मामलों में जो प्रवृत्त संधियों या अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित हैं। तो यह जो ऑप्शन है यह आर्टिकल 36 के खंड 1 के तहत आता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36 पैरा 2 के अंतर्गत वैकल्पिक खंड का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 36 के पैरा 2 के अंतर्गत जो वैकल्पिक खंड है इसका संबंध अनिवार्य क्षेत्राधिकार से है। नेक्स्ट, यदि यह विवाद हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद को किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो इस विवाद को जो है संयुक्त राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके निर्णय के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। और यह जो है अनुच्छेद 36 के पैरा 6 के तहत निर्धारित किया जाता है। और पैरा 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि यह विवाद उत्पन्न होता है कि न्यायालय को अधिकारिता है या नहीं है, तो उसका निपटारा जो है न्यायालय के विनिश्चय से किया जाएगा। अर्थात न्यायालय खुद निर्णय करेगा कि उसमें उसे जो है किसी मामले में क्षेत्राधिकार है या नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम स्रोत क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो स्रोत के बारे में बात की गई है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स क्या हैं, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार जो पहला स्रोत है यह अभिसमय है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का पहला स्रोत है। दूसरा है प्रथाएं, दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आती हैं सभ्य राष्ट्रों ने ऐसे जो सिद्धांत हैं जिनको सभ्य राष्ट्रों ने मान्यता दी है। चौथा आता है न्यायिक विनिश्चय या विभिन्न राष्ट्रों के अति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेत्ताओं की उक्तियां, अर्थात ये भाष्यकारों का जो मत है, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, इनकी जो मत है यह चौथे नंबर पे आता है। तो यहाँ प्रथम स्रोत पूछा है तो प्रथम स्रोत अभिसमय है। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में सूचीबद्ध नहीं है? तो स्रोतों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 38 के अनुसार संधियां, रूढ़ियां और विधिशास्त्रियों के लेख यह जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो पूर्व निर्णय है यह इसके स्रोत के रूप में वर्णित नहीं है या सूचीबद्ध नहीं है। तो हम नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की निम्नलिखित अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विधि के स्रोत हैं तो उनका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत किया गया है, जैसा कि हमने अभी देखा है कि वो कौन कौन से स्रोत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 में शामिल नहीं है? तो फिर से वही क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत न्यायिक निर्णय शामिल हैं, विधिवेत्ताओं की कृतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, लेकिन इसमें विवाचन न्यायाधिकरणों के निर्णय नहीं आते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का अवधारण करने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अपने सहायक साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के अति उच्च अर्हता प्राप्त विधिवेत्ताओं की उक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह सिद्धांत जो है यह अनुच्छेद 38 के खंड 1 के सी में वर्णित है। नेक्स्ट, सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि नियम ऐसे नियम जो कि अधिकतर राज्यों के द्वारा अपनी राष्ट्रीय विधि में स्वीकार किए गए हैं, तो इसे ही सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि कहा जाता है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों का आवरण करने के लिए समनुषंगी में से कौन एक है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा विधि के नियमों का आवरण करने के लिए न्यायिक विनिश्चयों का सहारा लिया जाता है, इसकी सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट, सही उत्तर बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत न्यायालय किसी वाद का निर्णय साम्य, न्याय और के आधार पर दे सकता है। तो यह जो निर्णय है इसमें साम्य और न्याय का सहारा तब लिया जा सकता है जबकि उसके जो सदस्य पक्षकार हैं विवाद के वह सहमत हैं। उनकी सहमति के बिना इस आधार पर निर्णय नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 38 का खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि इस उपबंध के किसी मामले का विनिश्चय यदि उसके पक्षकार इसके लिए सहमत हैं तो साम्य न्याय के आधार पर करने की न्यायालय की शक्ति पर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो पक्षकार हैं वह सहमत नहीं हैं तो इसके आधार पर उनको जो है साम्य और न्याय के आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत हैं। तो यह कथन गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 38 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो 4 स्रोत बताए गए हैं बस वही जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कहलाते हैं। उसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें पूछा है महासभा के संकल्प संस्तुतियों से अधिक नहीं है तथा उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं कहा जा सकता है। तो यह कथन भी सही नहीं है क्योंकि इसके संकल्प जो है संस्तुतियों से अधिक नहीं है, यह कथन सही नहीं है। दूसरा है सुरक्षा परिषद के संकल्प अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। तो यह कथन भी सही है नहीं है। इस प्रकार से इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 58 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है उस निर्णय पर न्यायालय के अध्यक्ष और उसके निबंधक के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई विनिश्चय किस प्रकार का प्रभाव रखता है? तो यह जो विनिश्चय है यह बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, पक्षकारों के बीच और उस विशिष्ट मामले के बाबत ही आबद्धकर होता है, अन्यथा नहीं। तो यह दूसरा विकल्प ही सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 59 के अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद 59 के अनुसार न्यायालय का विनिश्चय पक्षकारों के बीच और उस विशिष्ट मामले की बाबत ही आबद्धकर होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय की बाध्यकारी शक्ति पक्षकारों के बीच तथा उन मामलों के संबंध को छोड़कर अन्यथा नहीं होती है। तो ऐसा जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह प्रावधान अनुच्छेद 59 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 59 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायालय का विनिश्चय पक्षकारों के बीच और उस विशेष मामले में ही आबद्धकर होगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पर आधारित है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यूएन का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 92 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय पर आधारित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की सदस्यता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यूएन चार्टर के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत दिया गया है और है कि ऐसा राज्य जो कि यूएन चार्टर का सदस्य नहीं है और वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान का पक्षकार बन सकता है। तो इस नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों को निष्पादित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का जो निष्पादन है उसे सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी राय की मांग कर सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी राय जो है अनुच्छेद 96 के तहत मांगा जाता है और अनुच्छेद 96 के खंड 1 के अनुसार महासभा या सुरक्षा परिषद
महासभा या सुरक्षा परिषद जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय की देने के लिए अनुरोध कर सकती है। तो नेक्स्ट, किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो वही प्रश्न फिर से है कि अनुच्छेद 96 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विधिक प्रश्न पर परामर्श लेने का जो अधिकार है यह केवल महासभा या सुरक्षा परिषद को है, और ये जो है उससे न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं ऐसी राय के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय देने हेतु महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है। तो यह जो कथन है पहला सही है, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 96 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों तथा विशिष्ट अभिकरण को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ऐसी राय प्राप्त करने हेतु अधिकृत कर सकती है। यह कथन भी सही है, इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद 96 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग और विशिष्ट अभिकरण जिनको महासभा इसके लिए प्राधिकृत करे तो वह जो अंग हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी राय मांग सकते हैं। तीसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय लेने हेतु सुरक्षा परिषद के पास स्वतंत्र शक्ति है। तो इस प्रकार से ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में 1, 2 तथा 3 ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय कैसी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सलाहकारी राय है यह बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद या महासभा जो उससे राय मांगता है वह इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य सभा के राज्यों के मध्य मैत्री संबंध और सहयोग संबंधी संकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पुरजोर निर्भर रहा है। तो यह किस केस में इस पर निर्भर रहा है? तो यह जो है साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामले में जो सामान्य सभा है यह राज्यों के मध्य मैत्री संबंध और सहयोग संबंधी संकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो निर्णय है उस पर निर्भर रहा है। नेक्स्ट, कथन ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। तो कथन सही है, कारण अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्याय समाधान आवश्यक है। तो कारण भी सही है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, विवाद के पक्ष में यद्यपि कोई संविदा नहीं भी हो तो भी एक पक्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए प्रार्थना कर सकता है और दूसरे पक्षों को सूचना दी जाएगी। यदि वे विवाद के समाधान हेतु सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार वह हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ऐसा मत किस मामले में व्यक्त किया गया था? तो ये ऐसा निर्णय जो है या ऐसा मत जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दी कोरफू चैनलवाद के मामले में व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निगमित व्यक्ति के सिद्धांत को विधि के स्रोत के रूप में किस निर्णय में प्रयोग किया गया था? तो यह जो है शरण जो का मामला या एसाइलम का जो केस था इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निगमित व्यक्ति के सिद्धांत को विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल सेफवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महाद्वीपीय समुद्र तल पर दावेदारी के आधार की तर्कमूलक व्याख्या की। ऐसा करने में न्यायालय ने किस बात को महत्व दिया था? तो ऐसा करने में न्यायालय ने आनुपातिकता के कारक को या आनुपातिकता को महत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विबंधन के सिद्धांत को सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित वाद में लागू किया था। तो यह जो है किस मामले में लागू किया गया था? तो यह प्री विहियर मंदिर संबंधी जो विवाद था इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इस सिद्धांत को लागू किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद सर्वप्रथम निर्णित हुआ था? अर्थात कौन सा जो केस है इसमें से वह अंतर्राष्ट्रीय प्रथा से संबंधित है? तो इस में से जो पॉकेट हवाना का केस है यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है? तो पॉकेट हवाना का जो केस है यह अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ या प्रथा की मान्यता से संबंधित है? तो
यहाँ पे वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग का जो केस है, वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर का यह जो केस है, यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में रूढ़ या प्रथा की मान्यता से संबंधित है। नेक्स्ट, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत किस प्रकार के हैं? तो सभ्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विनिश्चय करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध कराते हैं जब संधियां अथवा रूढ़ में से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। और सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके बारे में जो प्रावधान है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अनुच्छेद है उसके अनुच्छेद 38(1) के सी खंड उपखंड के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह बताया है कि विधि के साधारण सिद्धांत जिन्हें सभ्य राष्ट्रों ने मान्यता दी है तो उसे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत कब जो है स्वीकार किए जा सकते हैं। तो इसके संबंध में दूसरा विकल्प सही है, जिसमें यह बताया गया है कि यह सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विनिश्चय करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध कराते हैं जबकि संधियों अथवा रूढ़ से कोई सहायता नहीं मिल सकती है। तो जो पहला स्रोत है यह कन्वेंशन है या संधियां हैं, दूसरे स्थान पे रूढ़ आती है और तीसरे स्थान पर ऐसे सिद्धांत आते हैं जिसे सभ्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जब इन दोनों आधारों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वह तीसरा आधार को निर्णय देने के लिए न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट, अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय की जो स्थापना है यह समय के द्वारा इसको किया गया था, इस न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट, अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम अधिकरणों के निर्णय ने, तो इस प्रकार के निर्णयों ने क्या किया है? तो इस प्रकार के निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान दिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके सदस्यों की संख्या में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जितनी संख्या इसकी स्थापना के समय थी वही संख्या आज भी है। तो इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं उसमें कोई जो परिवर्तन नहीं है और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या, जजों की संख्या 15 है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश का क्या नाम था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम था रोजलिंग हिगिंस। तो ये चौथा विकल्प सही है। रोजलिंग हिगिंस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पहली महिला जज थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय अध्यक्ष जस्टिस नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है यह कौन होता है? तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से कौन सा व्यक्तियों से गठित होता है न कि राज्यों से? तो यह जो सचिवालय है, सचिवालय व्यक्तियों से गठित होता है, बाकी और जो संगठन है उसमें राज्य जो है सदस्य होते हैं, लेकिन सचिवालय में व्यक्ति सदस्य होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जो 5 वर्षीय पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के एक संकल्प के द्वारा इनकी जो कार्यकाल है 5 वर्ष, इसका निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियुक्ति की जो शक्ति है वह महासभा और सुरक्षा परिषद इन दोनों के पास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र महासचिव में से कौन सा महासचिव सबसे कम अवधि तक अपने पद पर रहा? तो इसमें से बुतरस घाली हैं, यही जो है सबसे कम अवधि तक अपने पद पर रहे। यह केवल एक कार्यकाल तक रहे। बाकी के ये जो तीनों हैं यूथांट,
कुल्ड वाल्डहीम और ये पेरेज डी क्विलर, ये सब अपना 2 कार्यकाल पूरा किए थे, जबकि बुतरस घाली जो है यह अपना केवल 1 कार्यकाल ही पूरा किए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं? तो ये एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल के निवासी हैं और 2017 से अपने पद पर हैं। और इनका एक बहुत फेमस कथन है, वो पूछा जाता है कि हम विखंडित विश्व हैं और हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है। तो यह जो कथन है इन्हीं का है, एंटोनियो गुटेरेस का। नेक्स्ट, शांति निर्माण आयोग या पीबीसी का विचार किसका था? तो पीबीसी का जो विचार था यह कोफी अन्नान का था, जो कि यूएन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट, हम विखंडित विश्व हैं, हमें शांति वाले विश्व की आवश्यकता है। तो यह कथन किसका है? तो अभी हमने बताया कि यह जो कथन है यह एंटोनियो गुटेरेस का कथन है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार चार्टर के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यूएन चार्टर के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1959 में बालकों के अधिकारों की घोषणा अपनाई गई थी? तो यह घोषणा 1959 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट, लिखित में से कौन सा देश 19 वर्ष की अनुपस्थिति के बाद 1 अक्टूबर सन 2003 को पुनः यूनेस्को में शामिल हो गया? तो यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। यह 1984 में यूनेस्को से बाहर हो गया था, बाद में 2003 में यह फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया। हालांकि फिर से 2017 में यह यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान बच्चों के कल्याण से संबंधित है? तो बच्चों के कल्याण से संबंधित जो है वह यूनिसेफ है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शरणार्थियों से संबंधित है? तो इसमें जो दिए गए हैं शरणार्थियों से संबंधित जो संगठन है यह UNHCR है, अर्थात यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो यह जो है शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट, सही उत्तर बताइए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मानव अधिकारों संबंधी उपबंध, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, सदस्य राज्यों पर मानव अधिकारों का अनुपालन करने हेतु आबद्धकर बाध्यताएं निरूपित करते हैं। तो यह कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 1 में नहीं है? तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुच्छेद 1 में इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें विकल्प में से कौन सा नहीं है। तो पहला है, सभी मानव स्वतंत्र हैं और प्रतिष्ठा तथा अधिकार में समान होते हैं। तो यह सही है और यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। दूसरा है, उन्हें तर्क और अंतर चेतना प्रदान की गई है। तो यह भी सही है। तीसरा है, उन्हें सदैव एक साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो यह सही नहीं है, क्योंकि वो सदैव एक साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए ऐसा कोई उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को महासभा के द्वारा मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का प्रावधान किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का जो प्रावधान है जो कि मानवाधिकारों के लिए किया गया है यह 20 दिसंबर 1993 को किया गया है। नेक्स्ट, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अंतर्गत जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को ग्रहण किया था, तो इसके तहत व्यक्ति को कुछ अधिकार स्थापित किया गया था, अर्थात व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिया गया था। तो इस अधिकारों के अनुसरण में व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो इसके तहत व्यक्ति को राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की जो है वह मांग कर सकता है। नेक्स्ट, यह घोषणा कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने रूप से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उसकी राष्ट्रीयता के अधिकार से इनकार किया जाएगा। तो यह घोषणा किसमें की गई थी? तो ऐसी जो घोषणा है यह
मानव अधिकारों पर सार्वजनिक घोषणा या सार्वभौमिक घोषणा है 1948 में की गई थी। और इस घोषणा के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी जो व्यक्ति है वह राष्ट्रविहीन नहीं होगा, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके पास कोई राष्ट्र न हो, अर्थात वो किसी भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से इसमें सुमेलित नहीं हैं। और पहला है मध्यस्थम का स्थायी न्यायालय, तो इसमें सदस्यों की संख्या या जजों की संख्या 7 नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, तो इसमें जो जजों की संख्या है यह 15 नहीं है बल्कि 18 है, तो यह भी सुमेलित नहीं है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि न्यायाधिकरण, तो इसमें सदस्यों की संख्या 21 है, तो यह सही सुमेलित है। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यूगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है यह 15 नहीं है बल्कि 16 है। तो इस प्रकार से 1, 2, 4 ये सुमेलित नहीं है, जबकि तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि न्यायाधिकरण वह सही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, तो यह गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है यह एक विधि है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई ऐसा न्यायिक तंत्र नहीं है जो दंडों को लागू कर विधि को लागू कराए, तो यह कथन भी सही नहीं है क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू कराता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 ये दोनों गलत हैं, अर्थात दोनों जो है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय स्वभाव किसका विशिष्ट गुण है? तो त्रिपक्षीय स्वभाव जो है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यासिता परिषद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यह यूएन का मुख्य अंग नहीं है। नेक्स्ट, पंचाट के स्थायी न्यायालय की स्थापना निम्न के अनुसरण में की गई थी। तो किसके अनुसरण में पंचाट के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना हेग सम्मेलन 1899 और 1907 के अनुसरण में की गई थी। और नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि निर्माता संधि है, अर्थात किस संधि के तहत कोई विधि का निर्माण किया गया था? तो इसमें से पेरिस संधि जो 1928 की है यह एक विधि निर्माता संधि रही। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना यह 2002 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है यह हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न अपराधों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि में शामिल नहीं है? तो इन अपराधों में जो विमान अपहरण का जो अपराध है और आतंकवाद का अपराध, तो ये जो 2 अपराध हैं यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से 2 और 3 शामिल नहीं है। बाकी जातीय नरसंहार है, युद्ध का अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है, आक्रमण का अपराध है, तो ये जो है 4 अपराध उसमें शामिल किए गए हैं और इसमें से दूसरा और तीसरा ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का संविधान किस तारीख को लागू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो संविधान है यह 1 जुलाई सन 2002 से लागू हुआ है और इसमें 18 जजों की नियुक्ति की जाती है और इनका जो कार्यकाल है यह 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दंड न्यायालय है इसमें कुल 18 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल है अभी हमने बताया कि 9 वर्ष होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है यह हेग में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि किस दिन अस्तित्व में आई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय या दंड न्यायालय की जो संविधि है यह
1 जुलाई सन 2002 को अस्तित्व में आई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अपनी पहली गिरफ्तारी का जो वारंट था वो कब जारी किया था? तो एक न्यायालय जिसकी स्थापना सन 2002 में की गई है, इसने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट सन 2005 में जारी किया था। और यह जो वारंट था यह 5 कमांडरों के खिलाफ जारी किया गया था, जिन्होंने युगांडा में सन 2002 में मानवता के विरुद्ध अपराध तथा युद्ध अपराध के लिए आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। तो उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए इसने 2005 में गिरफ्तारी वारंट पहली बार जारी किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में उल्लिखित कोर अपराधों की संख्या कितनी है? तो जो कोर अपराध हैं यह 4 अपराध हैं जिनको कोर अपराध के रूप में उसमें उल्लिखित किया गया है। तो इसमें है पहला नरसंहार है, दूसरा युद्ध है, तीसरा आक्रमण है और मानवता के विरुद्ध अपराध है। तो इस प्रकार से नरसंहार, युद्ध, आक्रमण और मानवता के अपराध, यह 4 प्रकार के अपराध हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कोर अपराध या सार्वभाग अपराध के रूप में उसमें उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क तो जो है यह दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। लेकिन इसमें जो है यह म्यांमार शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित साधनों में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से मान्य किया गया है? तो इनमें से जो ये मध्यस्थता है इसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है? तो इसमें से सार्वभौमिक उत्तराधिकार का सिद्धांत यह राज्य उत्तराधिकार से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत है, नकारात्मक अथवा ऋणात्मक सिद्धांत है, लेकिन इसमें ड्रैगो सिद्धांत यह राज्य उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वादों में से कौन सा राज्य मान्यता के विषय से संबंधित नहीं है? तो इसमें से बैंक ऑफ इथोपिया बनाम नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट यह जो है राज्य की मान्यता से संबंधित है। लूथर बनाम सागोर एंड कंपनी का केस भी संबंधित है। सिविल एयर का ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड बनाम सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो केस है यह भी इसी से संबंधित। लेकिन यह निकारागुआ बनाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यह सिद्धांत मान्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, डी जूरे बेली एक पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें से इस पुस्तक के लेखक जो हैं ह्यूगो ग्रोसस हैं और इन्हें जो है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय का विधि का जनक भी कहा जाता है। और इस पुस्तक का जो अर्थ है इस नाम का डी जूरे बेली एक पेसिस, तो इसका अर्थ होता है युद्ध तथा शांति की विधि। नेक्स्ट, सही उत्तर बताइए। राज्य मान्यता से संबंधित सिद्धांतों में से कौन संबंधित है? तो इसमें से ये टोवार और एस्ट्राडा ये दोनों राज्य मान्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी की धारणीय विकास का लक्ष्य कब प्रभावी हुआ? तो यूएनडीपी की जो धारणीय विकास या समावेशी विकास है इसका जो लक्ष्य है यह जनवरी 2016 से लागू हुआ है या प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव जो है यह रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया गया है? तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह जो है अनुच्छेद 1 में दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है? तो यह सिद्धांत जो है अनुच्छेद 2 के खंड 7 के अंतर्गत समाहित है। 2 खंड 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कर सकता है? तो निष्कासन के बारे में जो प्रावधान है यूएन चार्टर के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा किसी राज्य का संयुक्त राष्ट्र से निष्कासन किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से सही चुनिए। तो इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं, टोंगा, वेटिकन सिटी, ईस्ट तिमोर और मोंटेनिग्रो। तो ये जो 4 देश बताए गए हैं, दिए गए हैं, इन चारों देशों में से वेटिकन सिटी को छोड़कर जो बाकी शेष 3 है वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यही जो परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और महासभा, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिया गया है और अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। 6 अंगों में से है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त जो है यह जोस आयला लासो थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाने की घोषणा की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह जो है 21 जून को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है या इसकी घोषणा थी वह 2014 से की गई है। नेक्स्ट, युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता, सामूहिक दंड और उन्हें चिकित्सकीय एवं अन्य सहायताओं से संबंधित कन्वेंशन कौन सा है? अर्थात किन कन्वेंशन में यह प्रावधान किया गया है कि युद्ध बंदियों के प्रति क्रूरता नहीं की जाएगी और उन्हें आवश्यक मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो ऐसा जो प्रावधान है यह जेनेवा कन्वेंशन 1929 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे WIPO भी कहा जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से अनन्य रूप से संबंध रखने वाली घोषणा कौन सी है? तो इसमें से जो मनीला घोषणा है यह 1982 में जो हुई थी, यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की स्थापना का क्रम बताइए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। दूसरा है पूर्व यूगोस्लाविया के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अभिकरण, तो इसकी जो स्थापना थी वह 1993 में की गई थी। और तीसरा है न्यूरेमबर्ग का सैनिक अधिकरण, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना थी यह 1946 में की गई थी। तो इस प्रकार से सबसे बाद में दूसरे की स्थापना की गई है और सबसे पहले इसकी स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से जो दूसरा विकल्प है 1 3 4 2, तो इनका जो स्थापना का जो सीरियल है यह 1 3 4 2 है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने कहा कि अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय न न्यायालय है और न ही अस्थाई है? तो यह कथन पिटकोबेट का है। इनके अनुसार जो अस्थाई मध्यस्थम न्यायालय है यह कोई न्यायालय नहीं है, न तो यह अस्थाई है और न तो किसी प्रकार का न्यायालय है। तो इस प्रकार से यह न्यायालय मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने यूएन चार्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं जो यूएन चार्टर से बनाए जा सकते हैं या इंटरनेशनल लॉ से बनाए जा सकते हैं वो उन सबको हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है और पूरी संभावना है कि सारे के लगभग प्रश्न इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक बार हल करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक ले जाएं। और आप हमारे चैनल विधिकारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियो आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।